चलिए, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको अच्छे से? यस सर। ओके, चलो तो अदिति, कुछ समस्या सॉल्व हुई? प्रोजेक्टाइल मोशन बने क्वेश्चन या नहीं बने अभी भी? थोड़ा थोड़ा वैसा वो काइनेमेटिक्स के ही अभी तो कर रही थी पिछले। अच्छा, चल तो प्रोजेक्टाइल के उतने किए या नहीं किए जितने मैंने बताए थे करने के लिए? सर आपके टेस्ट वाले ही कर दी थी और नहीं हो पाया। अभी सुबह भी यही वाले कर दी थी काइनेमेटिक्स। एक दो शीट्स और हैं फिर ये खत्म होगा। ओके, नहीं देखो, एक्चुअली इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो टॉपिक चल रहा है उसको साथ साथ करना, मतलब जितना वर्क मैं बता रहा हूं कम से कम उतना साथ साथ करना है। और बाकी फिर अब काइनेमेटिक्स को मतलब रिवीजन के हिसाब से धीरे, मतलब उसमें थोड़ा अलग से टाइम निकाल के करो। ऐसा नहीं कि हमें काइनेमेटिक्स पूरा करना है फिर उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं करना है हमको। कम से कम एक्स्ट्रा नहीं तो जितना मैं बता रहा हूं कि इतना वर्क करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में तो उतना करना है। उसमें भी हम एक चीज, मतलब एचसी वर्मा और अपना स्टडी मटेरियल अभी ये फिक्स कर लेते हैं। प्रैक्टिस शीट आप बाद में कर सकते हो, जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस शीट आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट करके प्रोजेक्टाइल मोशन पे आना, नहीं, बचा हुआ पार्ट हम धीरे धीरे करके करते रहे, उससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और पुराने कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या होता है हमारा और नॉलेज बढ़ता है तो और आसानी से हम चीजों को समझने लगते हैं। ठीक है, तो हम फिर यही डिसाइड करेंगे अब से कि हम एचसी वर्मा और स्टडी मटेरियल और जो हमारे टेस्ट होंगे डीपीपी टेस्ट, इनको साथ साथ करते जाएं। प्रैक्टिस जो एक शीट दी है वो अभी भले ना करें, उसको टॉपिक खत्म होने के बाद करें। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उनको हम बाद में कर सकते हैं एज ए रिवीजन। ठीक है, और वो फिर दूसरे टॉपिक के साथ भी कर सकते हैं कि नया टॉपिक शुरू हुआ, हम पिछले टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे हमारा पुराना रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सब लोगों को? सर हाँ, सर मुझे मतलब प्रैक्टिस शीट में कुछ डाउट है। तीन काइनेमेटिक्स की? डाउट्स हैं। नहीं सर, प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, तो आज उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, आज एक काम करते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, मतलब 40 मिनट के आसपास अपन थोड़ा सा पार्ट, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल का जो थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। कई बार क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं उससे और आसान हो जाते हैं या लिंक करके हम कर सकते हैं, तो वो जिससे प्रोजेक्टाइल के जितने क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, तो ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन आज हम कंप्लीट करते हैं। फिर हाइट से फेंकने वाले केसेस और डिफरेंट केसेस को हम अगली क्लास में करेंगे और उसके बाद कुछ आपके जो डाउट्स हैं कॉमन, जो चाहे काइनेमेटिक्स के हैं चाहे प्रोजेक्टाइल के हैं, जितने हो पाएंगे डिस्कस उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है अपने को कि हमें कभी भी पुराने टॉपिक के चक्कर में नए टॉपिक को पीछे नहीं छोड़ना है। जो चीजें चल रही हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स ही नहीं, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, जो चीजें क्लास में चल रही हैं उनको तो साथ साथ ही लेकर चलना है। अगर कुछ छूट गया उसको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कवर करें। ये नहीं कि पहले हम वो कवर करेंगे और फिर क्लास में जो चल रहा है उसको बाद में करेंगे, तो उससे हमारा ओवरऑल लॉस होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में हमने पढ़ाया, कुछ वर्क दिया, आपने नहीं किया तो आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, फिर अगली क्लास में आपको कम समझ आएगा, तो एक तो क्लास का भी टाइम वेस्ट हुआ, फिर आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं उस पर फुल फोकस देना है और थोड़ा टाइम निकाल निकाल के पुराना रिवाइज करते हुए चलना है। तो ये हमको पढ़ने का तरीका इस तरह से रखना है। चलिए, तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और थोड़ा सा जो आगे की चीजें वो देखते हैं और फिर उसको आपके कुछ डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे का काम करने का फिर मन ही नहीं करता, अगर पीछे का नहीं होता तो उसी में घुसा रहता है दिमाग। नहीं तो वो तो उसमें कराई। देखो, उसमें मैं वही कह रहा हूं ना कि हम 4 चीजें 5 चीजें खोल कर नहीं बैठे कि हमने एक बुक भी खोल ली, एक ये भी खोल लिया कि ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। ऐसा ये सही बात है, जब तक कंप्लीट नहीं होती कोई चीज हमें फीलिंग नहीं आती। तो हम कंप्लीशन को भी थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएं कि हमने 2 चीजें डिसाइड कर ली, एक एचसी वर्मा और एक अपना स्टडी पैकेज। तो एचसी वर्मा में भी हम ये डिसाइड करें कि हमें क्लास के साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने बताया कि एचसी वर्मा से कर सकते हैं वो कर लिए। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूरी एचसी वर्मा के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं
और स्टडी मटेरियल में भी हम पहले एक्सरसाइज 1 और 2 लेकर चलें कि 1 और 2 हमें क्लास के साथ साथ करनी है, या उसके आगे जो एक्सरसाइज है अगर उसमें से मैं कोई होमवर्क दे रहा हूं तो उतना करना है। तो हम यही टारगेट लेंगे, इसको हमें साथ साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमने एक बार पढ़ लिया तो वो चीजें खत्म हो गई, हमें तो बार बार रिवाइज करना है ना। अब रिवीजन के वक्त जो हमने एचसी वर्मा या हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें हम क्या करें, जब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस तो हमें लगता है जो क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कुछ सिखाने वाले, उनको मार्क कर ले, उन पे कुछ स्टार मार्क बना ले। वो स्टार वाले क्वेश्चंस हमें रिवीजन में यूज करने हैं, और रिवीजन के वक्त हम दूसरी फिर बुक्स जो हमारा प्रैक्टिस मटेरियल है वो यूज कर सकते हैं, और कोई बुक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कंप्लीशन की फीलिंग भी आ जाएगी कि हमने एचसी वर्मा कंप्लीट कर ली और अपना स्टडी पैकेज से क्वेश्चंस करके कंप्लीट कर लिया। तो दिक्कत यही हो रही है कि हम क्या करते हैं, अभी 3-4 चीजें कर रहे हो। देखो अभी शुरुआत है, थोड़ा सा हो भी रही है 3-4 चीजें, अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम तो एक चीज करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने टॉपिक भी आते रहेंगे, टेस्ट में आते रहेंगे, उनको भी रिवाइज करना है, नए टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है, तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इतना सब हमको बर्डन नहीं लेना है, हमें अभी टारगेट रखना है कि साथ साथ में कुछ हम लिमिटेड चीजें, 1 या 2 चीजें कंप्लीट कर लें और बाकी चीजें हम रिवीजन के वक्त कर लें। हाँ, बाकी हेमांगी ने बोला है कि मैं क्वेश्चन बता दूं, जैसे मैंने बताए थे ऐप पे। अब मैं जैसे जैसे लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद मतलब उसी दिन शाम तक आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन एचसी वर्मा और स्टडी पैकेज से करने हैं। तो ये 2 चीजें हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और उसके अलावा किसी के पास टाइम है तो वो प्रैक्टिस मटेरियल अभी भी कर सकता है, नहीं है तो उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी ये 2 चीजें भी हम साथ साथ अच्छे से कर लेंगे, सफिशिएंट है। और फिर रिवीजन के वक्त हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें एक साथ ही पूरा काइनेमेटिक्स करना है। हमने ये चीजें साथ में कर ली, स्टडी मटेरियल और एचसी वर्मा। अब रिवीजन के वक्त हम काइनेमेटिक्स की शीट, जो प्रैक्टिस शीट है, उसमें से हर दिन 5-5 क्वेश्चन कर ले, 5 क्वेश्चन आज किए, 5 कल करिए, 5 परसों। उससे क्या होगा, हर दिन उस टॉपिक का टच भी मिलता जाएगा, तो रिवीजन होता रहेगा कॉन्सेप्ट का, तो हमारा टॉपिक भी दिमाग में बना रहेगा और एक तरह से हमारा रिवीजन भी होता जाएगा चीजों का। और एक और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करके छोड़ दिया। जैसे अभी मैंने बताया कि हमको देखना है अच्छे क्वेश्चंस कौन से हैं, उन क्वेश्चंस पे स्टार मार्क बना लें कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, रिवीजन करने लायक है, क्योंकि हर क्वेश्चन रिवीजन करने लायक भी नहीं है। आप सोचो कि मैं जितने क्वेश्चन साल भर में करूंगा उसको बाद में रिवीजन के वक्त भी कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए उस पर स्टार बना ले। फिर जब आप रिवीजन करेंगे, देखो क्या होता है, पहली बार में ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे लगे कि यार ये अच्छे क्वेश्चन है, मुझे रिवीजन करना चाहिए इसका। अब आपका टेस्ट आया मान लो उस टॉपिक का, आपने वो 50 क्वेश्चन रिवीजन किए, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सीखते जाते हैं तो हमें और कुछ चीजें ऑब्वियस लगने लगती हैं। जैसे आपने भी काइनेमेटिक्स पढ़ा या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, तो शुरू में हर चीज नई लग रही थी, थोड़ी मुश्किल लग रही थी, आपको हर क्वेश्चन अच्छा लगता होगा। लेकिन अब आपने जब इतना रिवीजन कर लिया तो आपको लगेगा जो क्वेश्चन पहले अच्छे लगते थे उसमें से भी कई क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे और कुछ ही क्वेश्चन लगेंगे अच्छे हैं। तो इस तरह से जब हम रिवीजन करें तो हो सकता है जो 50 हमारे अच्छे क्वेश्चन थे उसमें से भी हमें लगे यार ये 25 क्वेश्चन तो हमारे लिए नॉर्मल हो चुके हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन ही है जो थोड़े अच्छे हैं। तो जो अब हमें 25 क्वेश्चन लग रहा है अच्छे, उसमें एक और स्टार बना लें, मतलब वो डबल स्टार क्वेश्चन हो गए कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ रिवीजन। फिर जब हम दोबारा से रिवीजन करेंगे तो उन डबल स्टार वाले क्वेश्चंस को पहले करें। उसमें से भी हो सकता है कि धीरे धीरे 25 में से लगेगी यार 10 ही क्वेश्चन अच्छे हैं तो उन पे 3 स्टार बना ले। फिर टाइमिंग पे डिपेंड करता है, हमारे पास टाइमिंग ज्यादा है तो हमने डबल स्टार वाले क्वेश्चन भी कर लिए, सिंगल स्टार वाले भी कर लिए। टाइमिंग कम है रिवीजन के लिए तो सिर्फ डबल स्टार वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और ऐसे हमको ये भी पता चल जाएगा हमने एक टॉपिक को कितनी बार रिवाइज किया। मान लो मैक्सिमम किसी चैप्टर में आपके किसी क्वेश्चन में 5 स्टार रहे एक क्वेश्चन में, मतलब मान लो धीरे धीरे करके हो सकता है 5 स्टार वाले आपके पास 4-5 क्वेश्चन रह जाएं, तो आपको ये पता चल जाएगा मैंने 5 बार रिवाइज कर चुका हूं और ये 5 स्टार वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी मेरे लिए थोड़े से चैलेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन रिलेटिवली अब आसान हो चुके हैं। तो ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी, क्योंकि हम जो आज पढ़ रहे हैं वो हमको 2 साल बाद भी आना चाहिए, तब उसका फायदा है। अभी देखो हम जो टेस्ट हमने रेक्टिलिनियर मतलब बेसिक मैथ्स पढ़ा था उसी के कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, वेक्टर्स पढ़ा था उसी के कॉन्सेप्ट भूल गए, तो धीरे धीरे सब भूलते जाएंगे। तो इसलिए स्टडी के वे को स्मार्ट बनाओ,
कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें एंड ऑफ द डे जब हम फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तब तक मिले। तो थोड़ा सा तरीके से काम करो। और कोई भी आप बुक या स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हो तो उस पर ऑप्शन के ऊपर टिक मत लगाओ कभी भी। जैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं क्या करते हैं, उसी बुक में स्टडी मटेरियल में टिक लगा देते हैं, ऐसा मत करो। सॉल्व कर रहे हो, हमने वो स्टडी मटेरियल लिया, बुक ली, एक कॉपी में लिखो कि फर्स्ट का आंसर मेरा ए आया, सेकंड का बी, थर्ड का सी, जो भी आया, फिर उसको चेक कर लो आंसर की से। और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन किया आंसर देख लिया, दूसरा क्वेश्चन किया आंसर देख लिया, ऐसा नहीं करना है कभी भी। क्या करना है हमको ये करना है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये 10 क्वेश्चन एक साथ करने हैं या 15 क्वेश्चन एक साथ करने हैं, तो 15 या 10 क्वेश्चन हमने एक साथ किए और फिर उसके आंसर्स देखें कि कितने हमारे सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। और फिर जो सही हुए गलत हुए तो उनको फिर चेक करें। और बुक में हम स्टार मार्क लगा ले क्वेश्चन पे, तो हम अगर आंसर मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे उस क्वेश्चन पे, तो फिर वो क्वेश्चन बेकार हो गया। स्टार लगाने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो हम वो टिक देख के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो भी बुक स्टडी मटेरियल है उस पर टिक नहीं करने हैं आंसर्स, वो हम आंसर्स अपनी कॉपी में नोट करें और चेक करें आंसर की से, और वो भी एक साथ 10 या 15 क्वेश्चन का बंच बनाकर फिर सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन का आंसर देखने की आदत न डालें, ये बहुत नुकसानदायक होता है टेस्ट में, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। सर एक आंसर की में मुझे गड़बड़ लग रही थी, काफी जगह मुझे आंसर गलत मिले। नहीं, हो सकता है आंसर की में गड़बड़ हो, वो एक बार बता देना, क्योंकि वो क्या है कि मतलब स्टडी मटेरियल में तो चांसेस कम है, वो काफी स्टडी मटेरियल नहीं सर, वो प्रैक्टिस मटेरियल जो है ना, स्टडी मटेरियल काफी रिफ्रेश हो चुका है, उसमें सब चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन प्रैक्टिस मटेरियल एक्चुअली मैंने पिछले साल ही उसमें क्वेश्चंस ऐड किए थे, आंसर की वगैरह बनाई थी, तो उसमें क्या कि वो धीरे धीरे करके वो स्टूडेंट से जब रिस्पांस मिलता है, कई बार क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई या टाइप जो करने वाला है उसने आंसर की टाइप गलत कर दी, तो उसमें हो सकते हैं करेक्शन। तो आप करेक्शन बता दीजिएगा, जो भी होगा उसको फिर मैं अपने पार्ट में भी करेक्ट कर लूंगा और आपको करेक्ट आंसर की फिर मतलब बता दूंगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या है। तो प्रैक्टिस शीट में आंसर इनकरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको कोई भी लगता है तो आप उसको मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तनीषा कह रही है पहले का कंप्लीट नहीं हुआ तो नए टॉपिक समझ नहीं आ रहे। हाँ, तो पहले के देखो, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जिनका भी वेक्टर्स थोड़ा सा वीक है वो वेक्टर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर ले। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें भी अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत जो होता है उतना ठीक है, वो चल जाएगा काम, लेकिन वेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वेक्टर्स को अच्छे से आप कर ले, ठीक है। तो वेक्टर्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। और अब तो तनिषा तुमको भी काफी टाइम हो गया, तो ये चीजें भी हमें धीरे धीरे करके कवर करनी है। और देखो ये मतलब ऐसा तुम लोग को लगता है कि बहुत बिजी है, लेकिन अब तो देखो कितना फिर भी सिंपल है। पहले कोचिंग जाना पड़ता था, कोचिंग आने जाने में बच्चों के 1-1, 2-2 घंटे खराब हो जाते थे, ठीक है। अब हमको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ जो पढ़ाई हो रही है वो घर पे ही हो रही है, तो हम उस टाइम को, एक्स्ट्रा टाइम जो हमको मिल रहा है उसको यूज करें पुराना अपना रिवाइज करने में, ठीक है। और थोड़ी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करें। कई बार ये भी होता है कि हमें ज्यादा टाइम मिलता है तो हम क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लेने लगते हैं, तो वो चीज नुकसानदायक हो जाती है। तो हम ये कोशिश करें कि हम अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। भले हमें क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट दिए गए हैं, हम 20 मिनट पेपर के यूज करें, लेकिन कोशिश करेंगे हम पेपर को 10 से 15 मिनट में करने की कोशिश करें, जितना जल्दी कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। अब 15 मिनट में हो गया, उसके बाद 5 मिनट चेक कर ले कि एक बार दोबारा से क्वेश्चन हमने चेक कर लिए, लेकिन अपनी स्पीड भी एनहेंस करने की कोशिश करो, बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे मैं टेस्ट में भी देखता हूं, कई बच्चे पूरे 20 मिनट लेते हैं। अब अगर वो सॉल्व करने में ही 20 मिनट ले रहे हैं तो थोड़ा सा इंप्रूव करो कि सॉल्व करने में हमें 12 से 15 मिनट लगे या और कम टाइम लगे। हाँ, बाद में हम रीचेकिंग में टाइम दे सकते हैं। कई बच्चे 12-13 मिनट में ही सॉल्व करके सबमिट कर देते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने किया और सबमिट कर दिया, वो चेक नहीं करते। तो ये भी एक बेवकूफी है कि अगर हम किसी एग्जाम में दे रहे हैं तो हम उसके प्रति सीरियस ही नहीं है। तो अगर हमारा क्वेश्चन हो गया 12-13 मिनट में तो कब पेपर, तो हम कम से कम 7 मिनट उसको चेक कर ले दोबारा से, हो सकता है हमें अपनी गलती आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को सीखिए कि हमें एग्जाम भी कैसे देना है। पढ़ना एक पार्ट है लर्निंग का, एग्जाम देना भी एक दूसरा पार्ट है लर्निंग का। हमें जितना आता है हमारे मार्क्स उतने आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो हमें जितना आता है उसको कैसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है वो भी सीखना है। क्योंकि अगर आपको 60% आता है और आप 100% एफिशिएंसी से काम करते हैं तो आपके 60% मार्क्स आ जाएंगे। और किसी को 100% आता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी 60% है, वो गलतियां ज्यादा कर देता है, तो उसके भी 60% मार्क्स आएंगे। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट इस बात पे मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, इस बात पर भी मैटर करता है कि आपको जितना आता है आप उसको सही तरह से पेपर में यूज कर पाते हैं या नहीं। और वो पेपर देने से, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसीलिए हमने सारे टेस्ट ऑनलाइन कर दिए, जिससे कि हमको समझ आए कि कैसे पेपर देना है, किस तरह की गलतियां हो सकती हैं, और उन गलतियों पे हमें वर्क करके उसको इंप्रूव करना है। अदिति पूछ रही है स्टडी मटेरियल गुड एनफ है आईआईटी जेईई के लिए। बिल्कुल, आप स्टडी मटेरियल करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। और देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस की तो कोई सीमा नहीं है, क्वेश्चंस तो अनगिनत होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मुझसे भी ना बने। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि जो बनाए एक पर्टिकुलर सोच पर जाते हैं कि अगर वो सोच क्लिक हो गई तो हमसे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे सब क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपके पास कोई भी नया क्वेश्चन आ रहा है तो आप कॉन्सेप्चुअली उसको हैंडल कर सको कि यार इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। अगर गलत भी हो रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने सही लगाया है, या तो क्वेश्चन में कुछ गलती होगी या कुछ और तरह की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप समझ के हर क्वेश्चन कर लेंगे तो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट है, आप आईआईटी आराम से उससे क्लियर कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप देखेंगे एक एडिशनल एक्सरसाइज भी है, एडिशनल एक्सरसाइज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन वो सब चीजें यही हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाएं अपनी पढ़ाई का और उसमें करें। बाकी रेगुलर अगर हमें टाइम कम पड़ रहा है तो एक्सरसाइज 1, 2 स्टडी मटेरियल की साथ साथ करनी है और एचसी वर्मा साथ साथ करनी है, ये चीजें साथ साथ चलानी है। उसके अलावा जो जितना ज्यादा कर सकता है वो उतना आगे निकल जाएगा। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम या कंपटीशन इज लाइक अ रेस। तो भाई जो जितनी मेहनत करेगा, जितना तेज दौड़ेगा उतना आगे निकल जाएगा। लेकिन हाँ, तेज दौड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना सुख चैन गवा दे, बिल्कुल है ना, नींद हराम कर दें, खाना पीना हराम कर दे, नहीं। हमें प्रॉपर अपनी नींद भी लेनी है, 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होती है, जिसमें जो बैलेंस हो जाए। कोई 6 घंटे नींद लेके पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकता है, अच्छी बात है। कोई 8 घंटे तक लेके रह सकता है, वो अच्छी बात है। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। ठीक है ना, मतलब 6 से 8 घंटे आइडियल नींद का टाइम होता है। अपना खाना पीना प्रॉपर खाएं। और देखो ये लंबी रेस है, तो आपने जैसे देखा होगा कि जो शॉर्ट रेस होती है 100 मीटर 200 मीटर, वहां हमें तेज दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब लंबी रेस होती है, जैसे मैराथन वगैरह होती है, वहां आप अपने फुल एनर्जी पे दौड़ोगे शुरू से ही, तो क्या होगा, थोड़े समय में गिव अप हो जाएगा। तो ये लंबी रेस है, यहाँ हमको अपना बैलेंस बनाते हुए चलते रहना, मतलब एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज शुरू में दौड़ने लगे और महीने भर बाद अरे यार बहुत हो गया, अब हमसे नहीं पढ़ाई हो रही, इतना हमसे नहीं झेला जा रहा, ऐसा नहीं। तो उतना ही करो जो हम कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, मतलब अपना मैक्सिमम एफर्ट दो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मत करो कि हम पूरा एग्जर्ट हो जाए, हमारा दिमाग जो है वो मतलब सर दुखने लगे, ऐसा नहीं। कंफर्टेबल वे में एक कंसिस्टेंटली जो एफर्ट हम कर सकते हैं वो करें। बाद में जिससे हम क्या कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे अपनी पेस को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अभी से अपना दिमाग खराब करना शुरू कर दें, क्योंकि ये 2 साल है हमारे पास, एक कंसिस्टेंसी रखनी। हमने देखा है कई बच्चे शुरू में आते हैं, महीना भर बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, और मेहनत अच्छी करने का ये मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए सीधी सी बात है, मेहनत अच्छी करने का मतलब है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। रिजल्ट अच्छा तब आएगा जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और एग्जामिनेशन से भी सीखोगे कि हमसे किस तरह की गलतियां हो रही हैं। और कई बार मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया या एक आध टेस्ट बिगड़ गया, तो फिर वहीं पे हम डिप्रेस हो जाते हैं और पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजों से हमें दूर रहना है। हमें एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, ना तो हम पे एक्स्ट्रा लोड पड़े, और ऐसा भी नहीं हो कि हम बिल्कुल ही भाई कुछ नहीं पढ़ रहे, मस्त हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक बैलेंस बना के चलो अभी, बाद में हम उसको अपनी स्पीड को और आगे तेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो और किसी को कुछ ऐसा जनरल डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि अब डिस्कशन कर ही रहे हैं तो ये सब चीजें आज क्लियर कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे मन में, क्योंकि पढ़ाई एक जगह है, लेकिन पढ़ना कैसे है, क्या हमें फॉलो करना है, कई बार हमें यही नहीं पता होता और हम काफी सारा टाइम फालतू वेस्ट कर देते हैं।
ठीक है ना, अननेसेसरी चीजें, भले पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई में भी अननेसेसरी चीजें हो जाती है। हमने जबरदस्ती एक ही टॉपिक पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया और आगे जाके पता चला कि यार वो टॉपिक में इतनी उसकी वेटेज ही नहीं है। जैसे एकांश ने क्वेश्चन पूछा था काइनेमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स से, चाहे नीट का एग्जाम ले लो चाहे जेई का एग्जाम ले लो, और कई बार एक भी नहीं आता। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक्स में मिक्स होके आ जाते हैं, तो हमें बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे, देखो किसी भी चीज की, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, हमारा दिमाग उतना ओपन होता जाता है कि इस तरह से भी चीजों को सोचा जाता है, इस तरह से भी सोचा जाता है, और वो सोच हर जगह काम आती है। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस हम किसी भी टॉपिक की करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ चलना टीचर के उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो टॉपिक करंट चल रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पुराना रिवाइज करने की कोशिश करनी है, और अपना एक प्रॉपर बैलेंसिंग टाइम टेबल बनाओ। यार हमें इतने देर इसको, जैसे फिजिक्स की क्लास कितनी हो रही है हफ्ते में, 4.5 घंटे क्लास होती है, एक आध डाउट क्लास भी मान लो अगर हो गई, हर हफ्ते भी हो गई, तो 6 घंटे मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, वीक में। अब दिन में ही हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही मैं आपके बाकी 2 सब्जेक्ट मैथ और केमिस्ट्री की मान लू 6-6 घंटे, या ज्यादा भी मान लू 9-9 घंटे भी मान लू, तो 9-9 18 और 6 24 घंटे। तो 24 घंटे मतलब वीक 7 दिन का होता है, उसमें से 24 घंटे, तो 24 घंटे मतलब एक दिन, यानी कि एक दिन आपकी क्लास हम लोग ले रहे हैं और 6 दिन आपके पास हैं। अब उसमें भी चलो आप रात को हटा दो, चलो ठीक है, तो भी आपके पास 3 दिन, करीब 3 से 4 दिन आपके पास, अगर दिन के हिसाब से बात करें कि एक दिन आपकी क्लास हो रही है ओवरऑल हफ्ते में, और आपके पास 3 या 4 दिन उसकी प्रैक्टिस के लिए है, सेल्फ उसको समझने के लिए है, तो इट इज मोर देन एनफ। तो वो ये कि हम एक प्रॉपर प्लान बनाएं अपना कि कैसे, हाँ बाकी ठीक है, कई लोग कहेंगे हमारे स्कूल की भी क्लासेस हो रही हैं, तो देखो पहली बात तो अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, उन टॉपिक को भी आप अभी से समझिए। अगर कोई डिफरेंट टॉपिक हो रहा है जिससे जब हम कोचिंग में पढ़ेंगे, क्लासेस में यहाँ पढ़ेंगे, तो वो हमको हेल्पफुल नॉलेज, और अगर उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसको उतना ही पढ़ें जितना अभी अगर स्कूल वाले एग्जाम ले रहे हैं तो उसको पास करने के लिए जरूरत है, क्योंकि सारे टॉपिक हम अच्छे से कवर करने ही वाले हैं। तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना उन सब चीजों का भी, एक बैलेंस बनाते हुए में आगे बढ़ना, और किस चीज की क्या यूटिलिटी है वो हमको खुद अपने दिमाग में देखना है। यार इससे अगर ज्यादा फायदा अभी नहीं हो रहा है, स्कूल में कोई टॉपिक चल रहा है, हमें नहीं लग रहा समझ आ रहा है ज्यादा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रट रुटा के टेस्ट दे दो स्कूल का कि पास हो जाए स्कूल के टेस्ट में, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तभी उसको अच्छे से समझिए। और स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको भी समझिए। जब हम कोचिंग में पढ़ेंगे तब आपको कम लोड पड़ेगा उस टॉपिक को समझने का, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोल सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। सो एक्चुअली कई बार मैं सॉल्व करती हूँ टाइमर लगा के या टेस्ट में भी, तो ऐसा होता है कि मैं मतलब सारे क्वेश्चंस के थ्रू एक बार चली गई और मतलब एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मैं स्टक हो जाती हूँ, फिर वो एक क्वेश्चन को ही मैं 3-4 मिनट दे देती हूँ और फिर बाकी को चेक नहीं कर पाती हूँ, या तो फिर मुझे उसे अनअटेम्प्टेड छोड़ना पड़ता है या फिर मुझे मतलब मैं बाकी को चेक नहीं कर पाऊंगी। देखो इसमें, देखो पहली बात तो ये है कि जब भी हम टेस्ट कर रहे हैं, करते वक्त कभी भी किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। करते वक्त हमें लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा, अटक रहे हैं, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। उसमें भी अगर लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं बनेगा तो फिर हम उसको छोड़ दें। अगर लग रहा है कि थोड़ा प्रयास करके, मेहनत करके बन सकता है, बस टाइम ज्यादा लेगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें। फिर हम आगे बढ़ गए, ऐसे पेपर हमने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस में आए, और उसमें भी अगर अपना एक ही क्वेश्चन है मार्क फॉर रिव्यू, जैसे अपने अगर डीपीपी टेस्ट हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दो ना। बाकी क्वेश्चन अगर हमने अच्छे से कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं उसको रीचेक करने की, उसी क्वेश्चन पे हम समय दें। लेकिन एक और चीज कभी भी देखना, देखो अगर हम किसी चीज में अटके रहते हैं ना, तो हम कभी जो अपनी गलती है उसको भी नहीं पकड़ पाते। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, आपने 1-2 मिनट दे दिया, आप नहीं किसी सही जगह पे पहुंच पा रहे, तो थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत कीजिए, मतलब भले आधा मिनट बिल्कुल आंख बंद करके कुछ मत सोचिए। एक्चुअली क्या होता है, नए विचार हमारे दिमाग में तभी आते हैं जब हम कुछ नया नहीं सोच रहे होते हैं। जैसे आप कभी देखना, सबसे ज्यादा कोई नई नई थॉट अपने को कब आएंगे, जब अपन कभी या तो टहल रहे होंगे ऐसे बिना किसी सोच विचार के, या कई बार हम जब बाथरूम वगैरह में होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो कई बार दिमाग में चीजें आने लगती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तब कुछ सोच नहीं रहा होता है। कई बार ऐसा होगा, आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने बहुत मेहनत कर ली, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा,
लेकिन आप क्वेश्चन छोड़ के कहीं घूमने लगे, खाने पीने लगे, लेकिन वो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा, आप नहीं सोच रहे उसके बारे में, अचानक से क्लिक कर जाएगा, अरे यार ये चीज मेरे को वहां पे लगानी पड़ेगी। तो कई बार जब हम क्वेश्चन से हट जाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते, तो हमारा दिमाग अंदर से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसके बारे में हमें सही राह दिखा देता है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जूझना नहीं है। हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन की आउटलाइन क्लियर हो गई, नहीं हो रहा है छोड़ दें, आगे या तो कुछ ना करें या दूसरे क्वेश्चन देखने लगे। अपने आप देखना, बैक ऑफ द माइंड वो कई बार चलती रहती है और अपने आप चीजें निकल के आ जाती हैं, अरे यार ये मिस कर रहा था मैं वहां पर, या ये चीज मिसिंग थी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो ये करना है, मतलब बहुत ज्यादा लड़ना नहीं है, क्वेश्चन से जूझना नहीं है। हमने थोड़ा टाइम दिया, फिर बस हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन अपने आप चलता रहेगा, हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं ऑटोमेटिकली। अगर उस क्वेश्चन का कुछ आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर मत आने, तो कोई बात नहीं, अनअटेम्प्टेड रह जाएगा, कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चन करने के लिए ऐसा जरूरी भी नहीं है, एग्जाम में भी ऐसा नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। जितने कर ले वो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक आध दो छूट भी गए तो कोई गलती नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितने करें उसमें कोशिश करें एक्यूरेसी बनी रहे, मतलब उसमें गलतियां ना हो। चलो, और किसी को कोई चीज बोलनी है, पूछनी है? हाँ, हेमांगी कह रही रात को सोते वक्त भी अगर सोच कर सो जाए तो सॉल्यूशन आ जाता है कभी। हाँ, नहीं वो देखो कई बार होता है, क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी एक फ्रेम में चले जाते हैं माइंड के, जैसे कहीं हमने 2 + 2 5 लिख दिया, वही गलती है, लेकिन हम उसी क्वेश्चन को उसी वक्त बार बार देखे जा रहे हैं, तो हमें 2 + 2 = 5 ही लगेगा, उस हमको कोई गलती वहां पे दिखाई नहीं देगी। दूसरा आदमी कई बार पकड़ लेगा, क्योंकि हमारा माइंड उसी मतलब घुस गया, उसी गलती के अंदर ही घुस गया, उसी के हिसाब से सोचने लगा है। तो अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को विश्राम दोगे, वहां से हटा लो, उसके बारे में मत सोचो। आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं सोच रहा होगा, तो वो अपने आप ही कई बार आपको एक रिफ्लेक्शन दे देगा। अगर आपने कभी वो चीज सीखी होगी, पढ़ी होगी, तो आपका जो अंदरूनी मन है वो आपको बता देगा, अरे यार ये गलती कर रहे थे हम, वहां पे ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा आपके साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। जैसे कई बार ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हमसे भी नहीं होते, या कोई गलती हो रही होती है, हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हुआ या आंसर गलत आ रहा है। अब उसी में अगर भिड़ते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन उसको छोड़ दो, अपन कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तब भी वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, और अचानक से क्लिक कर जाता है, अरे यार ये गलती कर रहे थे हम, या तो हमने उसका कंपोनेंट गलत ले लिया, या हमने ये चीज मिस कर दी, 2 का फैक्टर वहां पे मिस कर रहे थे, या फॉर्मूले में मिस्टेक कर रहे थे। तो ये सब चीजें होती हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटैच होके नहीं करना है, डिटैच होके करना है। जैसे कहते हैं ना, मतलब कि हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते, दूसरों की गलतियां देख पाते हैं, हमारी दूर की नजर तेज होती है, नजदीक की नहीं होती तेज। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन में घुस जाएंगे तो हमें ज्यादा गलतियां समझ नहीं आएंगी, लेकिन अब क्वेश्चन को हम थोड़ा दूर होके, उससे डिटैच होके देखेंगे, तो हमें गलतियां दिखने लगेंगी, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ाई पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो जनरली हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें दूसरों की गलतियां जल्दी दिख जाती हैं, अपनी गलतियां नहीं दिखते, वो पढ़ाई में भी है कि अगर हम बिल्कुल क्वेश्चन में घुसकर लगे हुए हैं, कर रहे हैं, तो हमें गलतियां नहीं दिखेंगी इतनी जल्दी, लेकिन थोड़ा डिटैच होके उससे दूर से देखेंगे तो फिर क्या होता है, अपनी गलती समझ आने लगती है कई बार। प्रियांशी करी कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है। देखो अब ये तो ठीक है, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, ये हम लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या कह सकता है, क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये दिक्कत तो आपको अगर एग्जाम में भी आएगी तो सॉल्व आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वहां टीचर भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो बाकी ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग तो मिलके सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम लॉजिकली वो क्या कहना चाहता होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। और ठीक है, नहीं है तो एक दो क्वेश्चन अगर हमने छोड़ भी दिए तो एग्जाम में भी ऐसा कोई नहीं कि 360 मार्क्स लाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें एक अच्छे कॉलेज को पाने के लिए ऐसा नहीं कि हमें सारे क्वेश्चन सही करने, तो कोशिश मगर पूरी करनी कि हम उसको लॉजिकली रिलेट करें कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं। अगर वो समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें, उस वक्त फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं अपन। अदिति कह रही है सुबह उठना ज्यादा अच्छा होगा या रात को? ये शायद पहले भी बताया था मैंने, ये आप पर डिपेंड करता है।
आपको जब कंफर्टेबल लगता है वो, देखो वैसे पुराने जमाने में या अपने जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो क्या कहते हैं, सुबह उठना चाहिए, क्योंकि सुबह क्या होते हैं कि जो वाइब्रेशंस है या वातावरण है वो थोड़ा सा शुद्ध होता है, तो दिमाग अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता है। लेकिन ठीक है, मॉडर्न चीजों के हिसाब से ये है कि आपको जब कंफर्टेबल लगे, अब ऐसा नहीं कि सुबह उठ तो गए आप लेकिन किताब लेके बैठे हैं और ऐसे ऐसे करके नींद के झोंके ले रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है सुबह उठने का। तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं और एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो सुबह का टाइम डेफिनेटली अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह मेरे से नहीं उठा जाता और उठ भी जाएंगे तो हम ढंग से बैठेंगे तो वो नींद आती रहेगी, ठीक है, हम प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है हम रात को पढ़ लें देर तक, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ आज अच्छा, मैंने किसी दूसरे लॉगिन से ये क्रिएट कर दी मीटिंग। चलो तो मीटिंग कोई बात नहीं, अभी एंड हो जाएगी थोड़ी देर में, उसको रीज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो है थोड़ा टाइम। पुष्पक कह रहे हैं मीटिंग खत्म होने का टाइम आ रहा है, हाँ तो उसको अभी रीज्वाइन कर लेंगे। चलो तो अब तब तक यही डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाई करनी होगी तो देखते हैं टाइम बचेगा तो। चलो और किसी सर को आप अपनी आईआईटी का बताओ। अपनी आईआईटी का क्या बताऊं, बताओ सर जब पहले दिन गए थे सर, एक्सपीरियंस। नहीं आईआईटी यार देखो अलग ही चीज होती है, मतलब एक तो बहुत बड़ा तो कैंपस होता है आईआईटी का, मतलब आप जाओगे तो पहले तो चलते चलते ही समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है ना। मतलब मेन गेट से आपको हॉस्टल तक जाना है तो करीब मतलब मान के चलो 2-2.5 किलोमीटर तो हॉस्टल तक आपको पहुंचने में लग जाएंगे। आप मेन गेट से बिल्डिंग तक जाना है तो बिल्डिंग जो मेन आईआईटी बॉम्बे की बिल्डिंग है वो भी करीब 1 किलोमीटर तो वो पड़ती है। और तब इतने साधन भी नहीं थे कि अंदर कुछ मतलब इंटरनल वो चलते हो, जैसे आजकल तो वो शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह चलने लगे हैं, तो आप पैदल ही जाते हो या कई बार ऑटो से जा रहे हो तो ऑटो वाला आपको छोड़ देता है। लेकिन जब आईआईटी में आप एडमिशन ले लिया, आप डिपार्टमेंट जो है वो आपके हॉस्टल से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और फिर आप सुबह निकले तो चल मतलब काफी तो चलना फिरने का काम रहता है। फिर उधर का एक्चुअली देखो यार आईआईटी में मतलब एक एनवायरनमेंट की बात होती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो आपको डेवलप होने में हेल्प करता है और काफी मजा आता है। बाकी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई ऐसी कोई खास नहीं है, मतलब ठीक है सब्जेक्ट अच्छे होते हैं लेकिन टीचर अच्छे नहीं होते, मतलब हर टीचर आप बोलें तो आईआईटी में उनको नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो पढ़ाना नहीं आता, मतलब इतने अच्छे से आप सोचेंगे वो पढ़ाते अच्छा होंगे, तो बहुत रेयर टीचर मिलेंगे जिनको पढ़ाना अच्छे से आता है। तो पढ़ना खुद ही पड़ता है ज्यादातर चीजों को, और वो भी ज्यादातर यही होता है कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के, आधे मतलब मैक्सिमम बच्चे एक रात पहले पढ़ के ही एग्जाम देते हैं। तो ये जो हमारी अभी की प्रिपरेशन है ये हमें हेल्प करती है कि भैया हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वहां पे एक रात 2 रात पढ़ के भी एग्जाम में बच्चे पास कर लेते हैं। हाँ कुछ कुछ रेयर केसेस में हो जाता है कि ठीक है रह गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही एग्जाम पास करते हैं। बाकी ये कि फिर आपको सब तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, ड्रामेटिक्स हो, म्यूजिक हो, ठीक है ना, हर तरह के ऑप्शंस हैं, क्लब्स हैं, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको वहां पे परस्यू कर सकते हो। तो पढ़ाई तो एक पार्ट है, बाकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है काफी अच्छा हो जाता है, तो वो आपको हेल्प करता है। फिर आपका एक जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप आपको हेल्प करता है, भाई आज आप पास आउट हो गया तो अब आपके ग्रुप में जो आपके आईआईटीएंस है आप उनमें से आईआईटीएंस को जानते हो, तो वो बड़ी बात हो जाती है कि आप कोई भी चीज करते हो या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास एक ऐसे इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है जो आपको हेल्प कर सकता है किसी भी चीज में, चाहे वो नॉलेज वाइज हो, किसी सपोर्ट वाइज हो, कोई आपको आगे चीज बढ़ानी है, आपको ग्रुप बनाना है, पार्टनर्स बनाने हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छा जो है एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वो मेन चीज होती है आईआईटी की। बाकी कॉलेज में ये मिसिंग होता है, तो ये डिफरेंस है आईआईटीएंस का। तो सीधी सी बात है यार, देखो आज एक गांव में कोई रहता होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो शहर में आएगा तो थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा हुआ सा या अजीब सा महसूस करेगा, उसको लगेगा यार शहर के लोग ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा वैसे होते हैं, हाई फाई होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस तरह के माहौल में नहीं रहा। ठीक है, शहर में भी कोई अब जैसे छोटे शहर में होगा तो वो बड़े शहर में देखेगा यार बड़े शहर के लोग ऐसे होते हैं, ये तो वो किसका है, हमारे आसपास के माहौल का, एनवायरनमेंट हमारी सोच डेवलप कर देता है। अब आईआईटी में क्या होता है कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो आईआईटी क्रैक करके आए हैं, तो एक वो एनवायरनमेंट जो मिलता है वो अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो आपका खुद का ही एक अंदर से क्या होता है, एक फीलिंग आने लगती है, हाँ हम आईआईटीएन हैं,
इतने अच्छे ग्रुप में हैं, तो वो जो एक फीलिंग है वो नेचुरल अपने अंदर डेवलप हो जाती है और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है आपके अंदर, और जो कहीं पर भी आपको हेल्प करता है। मेरे तो सर एक क्लास का स्टूडेंट था मेरे साथ, वो हाँ। पहले से ही 10th में ही पागल जैसा, वो 11 12th की मैथ्स करके बैठा हुआ है, तो वो सोच सोच के मुझे डिप्रेशन हो जाता है। अरे दूसरों का कभी नहीं सोचना, कोई देखो कोई कुछ भी कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं। और ठीक है कर लिया, बहुत तेज बच्चे भी होंगे, बहुत तेज बच्चे कितने होंगे, मतलब पूरे इंडिया में मिला ले 50 बच्चे 100 बच्चे हैं, ठीक है ना। आईआईटी में या मेडिकल में कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है कि 100 ही सीटें हैं, 5,000 10,000 जितनी भी सीटें, हमें तो एक सीट चाहिए ना, तो हम उसके लिए मेहनत करें। ज्यादा दूसरों की चिंता नहीं करनी, हमें अपने अंदर क्या डेवलपमेंट है वो देखना है कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है डेली, वो इम्पोर्टेंट है। और सर आईआईटीज में कोई भी कोटा नहीं होता है, नहीं होता है स्पोर्ट्स ना, कोटा भी होता कोटा है सब होता, एससी नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह नहीं होता, एससी एसटी ओबीसी इनका कोटा रहता है। वो तो होता ही होता है। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए होता है, बाकी स्पोर्ट्स कोटा आईआईटी में नहीं होता। ओके सर। हिमांगी ने पूछा है कि आपको स्टार्टिंग से ही खुद की कोचिंग स्टार्ट, नहीं मेरे को स्टार्टिंग से नहीं करनी थी, लेकिन एक्चुअली मैंने 12th के बाद सिर्फ 1 साल ड्रॉप लेके कोचिंग की थी कोटा से। तब जब मैंने कोचिंग ली थी वहां पे, मतलब हमारे टीचर्स काफी अच्छे थे वो भी, तब मुझे वहां पे लगा था कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि स्कूल में मतलब पढ़ते थे तो हमने स्कूल के टीचर को ही देखा था, तो हमें लगता था बहुत अच्छे टीचर सही है, ठीक है अच्छा ही पढ़ा लेते हैं, मतलब ठीक है रटवा देते थे, बोर्ड एग्जाम में नंबर भी आ जाते थे, स्कूल में भी नंबर आ जाते थे। फिर कोचिंग गए तो देखा कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, भले हम बोर्ड में कितने भी 80% मार्क्स भी ले आए हों, लेकिन मतलब कंपटीशन पे देखें तो 0 आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता, मतलब नेगेटिव में मार्क लेके आएंगे हम एग्जाम देंगे तो। फिर वहां जब रियल पढ़ाई हुई तो हमें लगा यार इसमें कुछ करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे। तो वहां से मेरे मन में आया था कि इस फील्ड में अपने को आगे बढ़ना है, तो फिर आईआईटी करने के बाद तो फिर मैं डायरेक्ट इसी फील्ड में आ गया था। ठीक है सर यूपीएससी का ट्राई नहीं किया? यूपीएससी की यार मैंने मतलब कोशिश, मतलब डिसाइड किया था कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और साथ साथ मैंने सोचा पढ़ेंगे, लेकिन फिर ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई। और क्या होता है वही मैंने कहा कि आईआईटी में जाके क्या होता है, कई बार ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई से नाता थोड़ा छूट जाता है, क्योंकि एग्जाम पास करते हैं तो वो 1-2 दिन पढ़ाई करके एग्जाम पास करने होते हैं, और बाकी इतनी सब एक्टिविटीज रहती हैं कि आपको टाइम वैसे ही नहीं मिलता है, मतलब आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे होते फिर भी आपके पास टाइम नहीं होता है। तो फिर इतना ज्यादा मतलब सीरियसली उसको नहीं ले पाया मैं यूपीएससी की तैयारी को, तो फिर इसी चीज को कंटिन्यू किया मैंने। तो एमटेक का कोई मतलब नहीं है फिर तो यार, मतलब आईआईटी करने के बाद बच्चे अगर एमटेक या कुछ भी करते हैं तो वो फिर फॉरेन से करते हैं, मतलब इंडिया से नहीं करते, उसका इंडिया में करने का ऐसा कोई फायदा भी नहीं है, फिर वो एमटेक नहीं पीएचडी करते हैं ज्यादातर। तो आईआईटी के बाद आईएम करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। हाँ आईआईएम करते हैं या फिर फॉरेन चले जाते हैं एमएस पीएचडी करने। चलो तो आज का क्लास कितनी देर तक का होगा? क्लास तो फिनिश कर देंगे, तो एक काम करते हैं आज फिर पढ़ाना छोड़ देंगे, डिस्कशन ही कर देंगे ना, आज थोड़ा आराम करो तुम लोग भी, तो मतलब जो क्वेश्चंस पे डाउट वगैरह उनको डिस्कस कर लेंगे। मेरे तनीषा ने एक चीज पूछी थी कि इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ऐसा कुछ पूछा था। मैं देखो भी यही पूछने वाली। तो इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, देखो इंजीनियरिंग अगर आपको प्योर इंजीनियरिंग करनी है तो जितनी भी ब्रांचेज है वो सब ऑप्शंस ही हैं आपके पास, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मैकेनिकल, ठीक है, जो भी मेटलर्जी वगैरह सब। आपको अगर कोर में जाना है तो बहुत सारे ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर इंजीनियर्स भी जो हैं वो कोर ब्रांचेस में आजकल नहीं जाते हैं, या तो वो इसमें अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, या अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में जा रहे हैं, इस तरह की चीजों में ज्यादातर अपना जो है मतलब कैरियर बनाते हैं, या फिर ज्यादा और कुछ लोग फिर बैंकिंग फाइनेंस वाले सेक्टर में जा रहे हैं, या इसमें आईआईएम वगैरह मतलब एमबीए कर लेते हैं, फिर अपने कुछ का स्टार्टअप्स करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत सारे ये जीआरई वगैरह दे के बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्टडी करने चले जाते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे चीजें। अच्छा बाकी तनीषा ने इंजीनियरिंग के अलावा क्या ऑप्शंस हैं, देखो इंजीनियरिंग के अलावा सभी ऑप्शंस फिर ये मतलब देखो आप इंजीनियरिंग के अलावा भी सभी ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, आपका अगर इंटरेस्ट है, जैसे आप फैशन टेक्नोलॉजी वाले एग्जाम्स फेस कर सकते हैं,
बैंकिंग, पीओ, ये सब एग्जाम जो भी हैं, एसएससी, रेलवे, हर कोई दे सकता है उसमें, ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो नहीं दे सकते। तो ये सब जो कॉमन एग्जाम्स है ये तो सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऑल दीज ऑप्शंस आर फॉर एवरीवन। बाकी ये है कि इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से आप करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं पर भी अच्छा करने के। सीधी सी बात है, वही आपका एक ग्रुप अच्छा बन जाता है जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ऐसे इंजीनियरिंग और मेडिकल ये है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है तो फिर आपको इंजीनियरिंग के एग्जाम्स, जेई, इनसे गुजरना पड़ेगा, और मेडिकल में जाना है तो नीट के थ्रू जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर बाकी सब ऑप्शन तो सबके लिए हैं, आप चाहे कुछ भी करना चाहो, बैंक में नौकरी चाहिए आपको, एसबीआई में, ठीक है ना, या कुछ भी जो भी सरकारी नौकरी है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। आप बीएससी, एमएससी करके भी जा सकते हो वहां पर। जेई ज्यादा टफ होता है ना सर नीट से? जेई देखो ऐसा कुछ नहीं क्या है, देखो सीधी सी बात क्या होती है, कंपटीशन की बात होती है। टफ का मतलब तो क्या है भाई, क्वेश्चन ठीक है टफ आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें से 10,000 का सिलेक्शन होना है, अब चाहे नीट में भी वैसा ही है, तो बात वो हो जाती है कि कंपटीशन या कट ऑफ किस तरह का जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो जेई के क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन फिर ये है कि जेई में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 घंटे में करने के लिए, नीट में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो टाइम की भी वो बात है ना, क्वेश्चन तो आसान आ गया, लेकिन आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तभी कर पाओगे ना जब क्वेश्चन थोड़ा सा कम लेवल का होगा। तो जेई वालों को पर क्वेश्चन ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कंपटीशन लगभग बराबर है। नीट में भी देखो तो अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए आपको एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और आजकल जेई से ज्यादा बच्चे नीट में अपियर होने लगे। बीच में ऐसा हुआ था मेडिकल में कम बच्चे बैठते थे, जेई में ज्यादा बैठते थे। अब ऐसा हो गया कि नीट के एस्पिरेंट्स ज्यादा होते हैं, जेई के एस्पिरेंट्स कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जेई के लिए तो सर, आईआईटी के लिए तो ऐसे कहते हैं आईआईटी निकाल लिया, 7 पुश्ते नहा गई, कुछ ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये कि आईआईटी निकालना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, मतलब टफ होता है एग्जाम, कंपटीशन काफी हाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है 7 पुश्ते नहा गई। आईआईटी निकालने के बाद भी जरूरी नहीं कि सब लोग ही बहुत सक्सेसफुल हों। कई लोग ऐसा भी होता है कि ठीक है, मतलब जो दूसरे कॉलेज से पास आउट होने वाले उनसे काफी आगे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि एग्जाम निकालने मतलब चांसेस, मेजोरिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आप आईआईटी निकाल लेंगे, आईआईटीएन है तो आपको लाइफ में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन सर आईआईटी की जगह आईएएस होता तो हो सकता है सर 7 पुस्तकों का। अब वो अगर तुम घपलेबाजी करोगे और पैसा बना लोगे तो हो सकता है, अगर अपने ईमानदारी से काम करोगे तो उसमें भी नहीं होता। सर मेरे सर ऑल इंडिया ग्रैंडफादर आईआईटीएन है। एक मिनट, एक हाँ प्रेक्षा क्या बोल रही है? सर मेरे ग्रैंडफादर आईआईटीएन है, तो सर उनको तो मतलब वो आईआईटी करके सीधा फॉरेन चले गए थे, उनको वहाँ पे कोई वर्क नहीं मिला था मतलब, तो उन्होंने मतलब बहुत बेसिक पेट्रोल पंप वगैरह पे काम किया, फिर वहां से कंपनी खोली थी पूरी। हाँ, तो वो तो देखो तो सबको आईआईटी से मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आईआईटी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो देखो किस्मत की भी बात होती है। कई बार क्या होता है कि आपका लक क्या है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आईआईटीएन है, फॉरेन चले गए, अच्छी कंपनी में भी जॉब लग गया, लेकिन कई बार रिसेशन आ गया, फॉरेनर्स को निकालने लगे। जैसे अभी भी कोरोना में भी कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि कंपनीज उनको निकाल रही हैं। अब वो निकाल दिया तो उनके पास कहीं पे भी जॉब नहीं, क्योंकि जॉब ऑप्शन ही लिमिटेड हैं। तो थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, आपका कैलिबर भी एक चीज होती है, थोड़ा किस्मत भी होता है कि आप किस समय कहाँ पे हैं, क्या किस्मत है आपकी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं है आप। और हर स्टेज में देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। बस ये होता है कि एक देखो आपको एज मिल जाता है। जैसे भाई कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे हो, अब कंपनी वाला अगर देखेगा ये बंदा आईआईटी से है और उसको मान लो 100 में से 10 रिज्यूमे सेलेक्ट करने, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, पहले आईआईटीएन है इनको सेलेक्ट कर लो, तो आपको एक एज मिल जाएगी कि आप सिलेक्शन में थोड़ा पहले पहुंच जाओगे। लेकिन वहां पे आपका कैलिबर ही मैटर करेगा आगे बढ़ने की। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता है, लेकिन कोई उसका डेफिनेट गारंटी नहीं है कि आप आईआईटीएन कर ली, आईआईटी से हो तो आप बहुत आगे रहोगे या बहुत अच्छा कर लोगे। इट्स नॉट गारंटीड। ठीक है।